Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is cytoskeleton or endoskeleton, different types or examples of cytoskeleton and functions of endoskeleton. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है साइटोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स या एग्जांपल ऑफ साइटोस्केलेटन एंड फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली बच्चे इससे क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हैं, जब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइटोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। जैसे कि इसका नाम से पता लग रहा है, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन जो सेल का स्केलेटन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। एंडो या फिर सेल के इनसाइड का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेंगे, स्केलेटन बना के रखेंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, एंडोस्केलेटन। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन, भी इन्हीं का नाम है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, साइटोस्केलेटन का दूसरा नाम क्या है, एंडोस्केलेटन। देखो इसके बारे में एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ, दे आर प्रेजेंट इन यूक्रियोट्स ओनली। ये केवल किस में देखे गए हैं, यूक्रियोट्स में। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं देखे गए हैं, यूक्रियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन। तो दे आर फाउंड ओनली इन यूक्रियोट्स में मिलते हैं आपको। सेकेंड है फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो कहाँ पे होंगे, ये यूक्रियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म में मिलने वाले हैं। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। ये ऑर्गेनल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो इनसे बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किससे बने होते हैं, जनरली साइटोस्केलेटन कंपोनेंट प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए इनके मेजर कंपोनेंट रहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन से बने हुए हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी साइटोस्केलेटन के बारे में, प्रेजेंट इन यूक्रियोट्स ओनली। सेकेंड है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे मिलेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाले हैं। और तीसरा क्या है, किससे बने होते हैं बेटा, प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली। तो दे आर फाउंड ओनली इन यूक्रियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसमें मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली। नाउ नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, उससे पहले हम फंक्शन देख रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है, इसलिए फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया है। तो फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था बेटा 1 साल पहले नीट के अंदर। देखो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन में क्या आया था। पहले हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या, प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, मतलब शेप मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा। शेप जनरली चेंज नहीं होगी। मेनली ये काम किस में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, तो वहाँ पे शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं साइटोस्केलेटन। तो दे प्रोवाइड शेप टू द सेल, तो शेप को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेंगे साइटोस्केलेटन। तो एनिमल सेल का भी शेप जिसमें वो होती है बार बार चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगी, उसके अंदर से ऑलरेडी साइटोस्केलेटन के एलिमेंट उसको शेप को मेंटेन करवाने में रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट जैसे कि मान लो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर ग्रुप ऑफ सेल हैं, तो बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आने से जो है वहाँ पे सेल कोलैप्स हो सकती हैं। तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट अंदर से कौन प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट या प्रोटीन्स वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और सेल का शेप मेंटेन रहता है और सेल अपने काम को करती रहती हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है बेटा, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट। नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ सेल। सेल्स का मूवमेंट करवाने में रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला होते हैं बेटा, जो कि सेल की मोटिलिटी में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सीलिया फ्लैजेला भी ये साइटोस्केलेटन का ही कंपोनेंट है, इसी से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ सेल, तो सेल को मोटाइल बनाने में भी इन्हीं का मेन रोल रहता है। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन का थर्ड फंक्शन हो जाएगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट करवाने में सेल की हेल्प करते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले भी हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन सिंपल से फंक्शन दिए। पहला फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड शेप टू द सेल, नेक्स्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, एंड थर्ड हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ सेल। तो क्वेश्चन जो आया था बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है ये तीनों ऑप्शन, इसके फंक्शंस जो हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, और तीनों ही ऑप्शन लिखे हुए थे ये, तो इसका मतलब तो आंसर नहीं होगा। आंसर कोई फोर्थ ऑप्शन था जो कि इसका फंक्शन नहीं है, तो वो आंसर बना था। तो क्वेश्चन हो सकता है आपकी बार ये पूछ लिया जाए कि कौन सा फंक्शन साइटोस्केलेटन का है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से आ जाएगा, तो आपको ये एक फंक्शन इसमें से लिखा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं मेनली। फिर देखते हैं हम एग्जाम्पल्स या टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन देखते हैं यहाँ पे। इसमें मेनली देखो साइटोस्केलेटन के एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे पहले कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा कौन सा है बेटा, माइक्रोफिलामेंट। तीसरा कौन सा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट।
तो यहाँ पे पहला है माइक्रोट्यूब्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कौन सा है बेटा माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये तीनों ही यहाँ पे डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो 4th नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बारे में देखना था जो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ पे डिस्कशन आया था। तो ERB अगर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो वहाँ पर जो है ER को भी हम साइटोस्केलेटन की तरह ट्रीट करते हैं, इसका पार्ट मानते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था बेटा, तो वहाँ पे हमने पेरिफेरल प्रोटीन्स पढ़े थे, तो उसमें स्पेक्ट्रिन एग्जाम्पल था, तो जो कि RBC की शेप मेंटेन करवाने में हेल्प करता है, तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो ये दोनों ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब बचते हैं हमारे ये फर्स्ट थ्री जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे आते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन कंपोनेंट, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो बेटा इनका स्ट्रक्चर होता है वो होलो स्ट्रक्चर होता है, तो एक ट्यूब के जैसे हैं, ये सिलेंडर के जैसे अंदर से होलो होते हैं, तो दे आर होलो स्ट्रक्चर। किससे बने होते हैं बेटा? दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये किससे बने हैं? प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि इनका नाम याद रखना आसान है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल के लास्ट में ट्यूब्यूल आ गया तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बना दो उससे। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर दो सब यूनिट होती है बेटा, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। दोनों मिलके एक कंप्लीट यहाँ पे डाइमर बनाती हैं, अल्फा और बीटा दोनों मिल जाएंगी, और उसके बाद बनेगा बेटा ट्यूबुलिन डाइमर। तो ये ट्यूबुलिन डाइमर जो है यहाँ पर अल्फा और बीटा के मिलने से बनता है। देखो ये दोनों मिल जाएंगी बेटा, इस तरह का यूनिट मैंने बना लिया कि अल्फा है और एक बीटा है। अब इसमें क्या होगा बेटा, हर एक के अंदर क्या होगा, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पे जनरली ऊपर बीटा होती है, फिर अल्फा होती है, फिर नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें भी बीटा अल्फा, नेक्स्ट में बीटा अल्फा। तो ऐसे करते करते बेटा बहुत सारी यूनिट रिपीट होंगी, तो बार बार ऐसा करते रहेंगे तो ये इसकी लेंथ फाइबर की बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करते करते माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबुलिन डाइमर आ जाते हैं और एक लंबा फाइबर बन जाता है। तो ओवरऑल एक यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं बेटा, 13। इसकी सर्कमफ्रेंस में टोटल 1 to 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके ये कंप्लीट होलो स्ट्रक्चर बनता है। कितने होते हैं बेटा? 1 to 13 तक। तो 13 यहाँ पे टोटल रहते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस के अंदर। और इसकी लेंथ अगर बढ़ानी है तो बेटा इसके अंदर बीटा अल्फा वाला डाइमर जोड़ते जाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ऐसे 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 इसकी लेंथ बढ़ती है सभी की। तो 1 to 13 जो है इस तरह से अरेंज रहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसका आउटर डायमीटर दे रखा है, देखो 25 नैनोमीटर है, जो कि इनर डायमीटर 50 नैनोमीटर से ज़्यादा है। तो आपको क्या याद करना है? देखो यहाँ पे एक तो यूनिट याद करनी है, नैनोमीटर दोनों के अंदर, ठीक है। आउटर डायमीटर कितना है? 25, इनर डायमीटर कितना है? 15, इसलिए होलो भी है। ये यहाँ पे इनर डायमीटर जो है 15 है और होलो है अंदर से। अब देखो इसमें क्या होता है कि बेटा यहाँ पे ये फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, आपको फाइबर्स दिख रहे हैं सारे के सारे ऐसे एक्सटेंडेड मिलेंगे। अब जनरली क्या होता है, इसका एक एंड जहाँ से ये और माइक्रोट्यूब्यूल ऐड कर सकता है तो उसको हम पॉजिटिव एंड बोलते हैं, और दूसरा जहाँ से फिक्स रहता है, जहाँ से ऐड नहीं करता, उसको हम नेगेटिव एंड बोल देते हैं। तो पॉजिटिव का एक और नाम होता है बेटा, पॉजिटिव को ग्रोइंग एंड भी बोलते हैं, जहाँ पे और माइक्रोट्यूब्यूल जोड़ेगा तो इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी, और माइनस एंड जहाँ से फिक्स रहेगा वहाँ से लेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो होलो स्ट्रक्चर से बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। दो सब यूनिट होती हैं अल्फा और बीटा की, रिपीट होती हैं, ट्यूबुलिन डाइमर इससे बनता है, और ये 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाने का काम करते हैं, जिसमें आउटर डायमीटर 25 नैनोमीटर, इनर डायमीटर कितना होता है बेटा? 15 नैनोमीटर। ट्यूबुलिन प्रोटीन का नेचर कैसा है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है बेटा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट करवाने में रोल प्ले करता है। कैसे करता है ये हम समझने वाले हैं। तो फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शन स्ट्रक्चर हमने देख लिया। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, क्या क्या फंक्शन करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं बेटा? जब सेल डिवाइड करती है, डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस का सारा कंटेंट क्रोमोसोम की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में आ जाता है और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से अटैच हो जाता है, जो कि सेंट्रियोल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स से बन के आते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे तो क्लियरली आपको समझाएंगे भी कैसे स्पिंडल फाइबर बन करके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए हैं। तो बस आपको अभी तो ये याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, जो अभी बताया था मैंने आपको, जो है सेंट्रियोल्स
जो है वो भी माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सिलियन फ्लैजेला, ये भी माइक्रोट्यूबुल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो माइक्रोट्यूबुल वाले प्रोटीन से मिलकर के सिलियर फ्लैजेला का फॉर्मेशन भी करते हैं सेल्स के अंदर। इसके अलावा हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल्स के इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेल्स के विद इन साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसपोर्ट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स के प्रोटीन्स हैं वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो इजीली इसको करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस में आपने देखा कि क्या क्या फंक्शंस माइक्रोट्यूबुल्स के हो सकते हैं, जैसे कि ये क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिनल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ सिलियन फ्लैजेला एंड हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये भी इसका फंक्शन होता है। और साथ में आप लोग इसके डायमीटर की वैल्यू याद रखनी है। आउटर डायमीटर 25 नैनोमीटर है और इनर कितना 15 नैनोमीटर डायमीटर है। कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं बेटा, 1 to 13 भी आ गई है, बहुत काम में आने वाला है। सेकेंड हमारा माइक्रोट्यूबुल के बाद में आता है बेटा माइक्रोफिलामेंट। क्या आता है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं बेटा ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, रोड के जैसे होते हैं, ये होलो नहीं होते हैं जैसे माइक्रोट्यूबुल थे। तो ये कैसे हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है सॉलिड स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब नहीं गैप है बेटा, यहाँ पे पूरी तरह से ये एक दूसरे के साथ में जो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, चारों तरफ से स्पेस नहीं रहेगा, चारों तरफ से भरे होंगे। 3D में सोच के देखो। साथ में जो है यहाँ पे रोड लाइक हैं, दे आर रोड लाइक फिलामेंट। कैसे हैं बेटा, रोड लाइक हैं, सॉलिड हैं, इनडेफिनेट लेंथ के हैं, इनकी लंबाई जो है ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सेल की कहाँ पे ये प्रेजेंट हैं। साथ में यहाँ पे जो है बेटा मेडअप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, कौन से प्रोटीन होते हैं, ये एक्टिन लाइक प्रोटीन है, मायोसिन लाइक प्रोटीन से बने होते हैं। एक्टिन लाइक प्रोटीन हैं, मायोसिन लाइक प्रोटीन से बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट। बात अगर डायमीटर की करें तो बेटा सबसे कम डायमीटर इन तीनों में से इसी माइक्रोफिलामेंट का होता है, क्योंकि दे आर सॉलिड। तो इसलिए यहाँ पे डायमीटर कितना है, 7 to 8 नैनोमीटर। कितना इनका डायमीटर, 7 to 8 नैनोमीटर। तो हो सकता है इनको डायमीटर की वैल्यू की बेसिस पे रेंज करवा लिया जाए, डायरेक्टली वैल्यू ना पूछ के। तो सबसे कम किसका होता है, माइक्रोफिलामेंट का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, माइक्रोट्यूबुल का। यहाँ पे किस प्रोटीन से बने हैं बेटा, एक्टिन मायोसिन। इनमें एक्टिन प्रोटीन जो होता है बेटा इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है। एटीपीएज एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये एटीपी को तोड़ करके क्या कर सकता है बेटा, एटीपी को तोड़ करके, एटीपी को तोड़ेगा तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और इससे एनर्जी निकलेगी बेटा। और इसके बाद में क्या कर सकता है, इसकी एनर्जी को यूज़ करते हुए यहाँ पे एटीपीएस की एनर्जी को यूज़ करते हुए जो एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा और एक्टिन ये काम करवाने में रोल प्ले करता है और साथ में यहाँ पे फंक्शन करवाने में रोल प्ले करेगा। तो माइक्रोफिलामेंट को एनर्जी चाहिए और एनर्जी कौन देगा बेटा, एक्टिन प्रोटीन, जो कि एटीपीएज एंजाइम की हेल्प से तोड़ेगा एटीपी को और एनर्जी मिलने के बाद काम कर पाएगा। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, सॉलिड स्ट्रक्चर है, रोड लाइक है, इंडेफिनेट लेंथ का है और किससे बना है बेटा, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बना होता है माइक्रोफिलामेंट। और इसका डायमीटर कितना है बेटा, 7 to 8 नैनोमीटर है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट क्या है बेटा, हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में कौन सी जगह पे, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन। देखो जब सेल डिवाइड करती है दो फेज आती है, पहला कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। दूसरी फेज आती है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है सेल बंद। ये मैंने एग्जांपल देके समझाया कि ये एनिमल सेल है और इसके अंदर क्या हुआ कि ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में जो माइक्रोफिलामेंट के प्रोटीन्स थे बेटा उन्होंने कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। ये रिंग बाहर नहीं है बेटा, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही है, अंदर साइड में होगी, ये अंदर की तरफ इसको पुल करेगी। अब ये पुल करेगी तो क्या होगा, और फर्दर ग्रोथ करवाएगी अंदर की तरफ, तो सेंटर की तरफ ले जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, यहाँ पे फुरो फॉर्मेशन हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन होने से और धीरे धीरे क्या होगा, सेंटर पे मिलेगी और साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और ये साइटोप्लाज्म दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा एक से, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस करवाने में माइक्रोफिलामेंट के प्रोटीन्स एक रिंग बना लेते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए, और ये फर्दर ग्रो करवाती रहती है। तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट का मेन रोल है साइटोकाइनेसिस करवाने में एनिमल सेल्स के अंदर मेनली। फिर सेकंड फंक्शन आता है हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म जो होता है कुछ सेल्स का बेटा स्ट्रीम करता हुआ देखा गया। स्ट्रीमिंग का मतलब आपको पता है इंटरनेट में घूमता रहे ऐसे, तो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग होना यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का घूमना। तो कुछ सेल्स में देखा गया है, तो उसमें माना गया है कि मेन रोल कौन प्ले करते हैं बेटा, माइक्रोफिलामेंट। कौन रोल प्ले करते हैं, माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा ऐसे मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इम्प्रॉपर मूवमेंट होता है, तो इसलिए उसके मूवमेंट में भी देखा गया कि माइक्रोफिलामेंट का
मेन रोल है। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट हो, एमीबॉइडिक मूवमेंट जो कि इरेगुलर हो, तो उसमें भी माइक्रोफिलामेंट रोल प्ले कर सकते हैं अमीबा की मूवमेंट में। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कुछ प्लांट सेल में देखा गया है, मेनली जो पानी के अंदर प्लांट ग्रो करते हैं उनकी सेल्स में स्ट्रीमिंग देखा गया है, तो वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट का रोल हो सकता है। हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन, इसके अलावा अमीबा में, अमीबा आपको पता है सूडोपोडिया बनाता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए थोड़े से स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यह सूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब फीट, तो इसके फाल्स फीट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उनके अंदर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट ही सूडोपोडिया बनवाने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सूडोपोडिया बनाने का। ये क्योंकि ये एक ही जगह फिक्स नहीं है, देखो एक जगह ये फिक्स नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में बन सकते हैं। जिस डायरेक्शन से कुछ पकड़ना है उसी डायरेक्शन में जाकर के वहाँ पे ये माइक्रोफिलामेंट के प्रोटीन्स जो है रोल प्ले कर सकते हैं और सूडोपोडिया बना करके चीज़ को होल्ड, किसी भी चीज़ को होल्ड करके, मॉलिक्यूल को पकड़ करके वहाँ पे रख सकते हैं। तो सूडोपोडिया फॉर्मेशन भी अमीबा के अंदर माइक्रोफिलामेंट की वजह से देखने को मिला है। तो हमने फंक्शन पढ़ा, पहला फंक्शन है हेल्प इन सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में रोल प्ले करता है। दूसरा पढ़ा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है, अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करता है। और तीसरा पढ़ा हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन। नाउ थर्ड टाइप पे आते हैं बेटा। थर्ड टाइप ऑफ हमारा साइटोस्केलेटन है इंटरमीडिएट फिलामेंट। थर्ड हमारा क्या है बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बेटा होलो होते हैं, जस्ट लाइक माइक्रोट्यूबुल की तरह। ये कैसे होते हैं? होलो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं ये भी बेटा, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन था वो भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थे, ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? एसिडिक प्रोटीन्स। किससे बने होते हैं? एसिडिक प्रोटीन्स। एसिडिक प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें एसिडिक अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे। आपको पता है अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज के बेसिस पे है। तो अगर यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर एसिडिक अमीनो एसिड ज़्यादा है रिलेटिवली, तो एसिडिक प्रोटीन बोल देंगे। और इसके अलावा दूसरे हो सकते हैं जिनमें बेसिक ज़्यादा होगा तो बेसिक प्रोटीन्स बोल देंगे। जिनमें न्यूट्रल वाले इक्वल होंगे दोनों, एसिडिक और बेसिक, तो क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल प्रोटीन्स। तो यहाँ पे किस टाइप के प्रोटीन होते हैं बेटा? एसिडिक प्रोटीन होते हैं, जिनसे इंटरमीडिएट फिलामेंट बने होते हैं। इनका डायमीटर जो होता है बेटा 8 to 10 नैनोमीटर, जो कि इंटरमीडिएट होता है दोनों के बीच में। तो जबकि आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा माइक्रोट्यूबुल का है, सबसे कम माइक्रोफिलामेंट का, और बीच वाला का डायमीटर इनका 8 to 10 नैनोमीटर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा कि बेटा कैसे हैं? होलो हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, किससे बने हैं? एसिडिक प्रोटीन से बने हैं, और इनका डायमीटर कितना है? 8 to 10 नैनोमीटर होता है। फंक्शंस की बात करते हैं बेटा। फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है बेटा? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक सेल मैंने बनाई है, इस सेल के अंदर यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस दिखाया है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एक मेम्ब्रेन ये आउटर है, एक ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन जो है डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती है दूसरे के साथ में। तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर हैं। और इस इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस किसके साथ में बेटा आपको दिखाया हुआ है? लेमिना। ये लेमिना कौन बनाता है बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये न्यूक्लियर लेमिना किससे बना है बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट ने बनाया है इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं बेटा, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रोटीन है, ये बाहर नहीं है। ये मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रोटीन्स हैं जो कि इसको यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके अंदर भरा हुआ है। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है तो बेटा ये इसको सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है सेल के। तो इस वजह से बेटा बाहर से प्रेशर ना आए, तो बाहर से प्रेशर किसी तरह का ना आए, तो इससे बचाने के लिए, कोलैप्स ना हो जाए, कौन रोल प्ले करेगा बेटा यहाँ पे? हमारा जेनेटिक मटेरियल बचाने के लिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट के प्रोटीन्स इस काम को करने वाले हैं और इसको हमेशा के लिए सेव रखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल देकर के आपको समझाया है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड्स और क्रोमेटिन। स्कैफोल्ड्स क्या होता है? हायर लेवल पैकेजिंग हो जाना। हमें पता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, अब वो क्रोमोसोम बन जाता है। तो जब ये बनता है, इसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होते होते इसकी हाई लेवल पैकेजिंग पे पहुंचता है, तो उनको क्या बोलते हैं? हाई लेवल पैकेजिंग को स्कैफोल्ड्स। और उसमें कौन रोल प्ले करता है बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट के प्रोटीन्स भी वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो स्कैफोल्ड्स और क्रोमेटिन कौन बनाता है बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट इसमें रोल प्ले करता है। तो सिंपली हमने दो फंक्शन देखे, एक तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, और दूसरा क्या देखा है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड्स ऑफ क्रोमेटिन। ये फंक्शन होते हैं हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। तो मैंने तीनों टाइप की आपको एग्जांपल समझा दिए हैं, माइक्रोट्यूबुल के बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इनके कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इनके फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी डिटेल में सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिलियन फ्लैजेला डिस्कस करने वाले हैं, जो कि माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं।
तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।